नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,569 शिक्षक भर्ती फिर से मूल्यांकन। एडेड जूनियर भर्ती का परिणाम फिर से होगा जारी। टीजीटी पीजीटी आज से आवेदन, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 68,569 शिक्षक भर्ती को लेके। सभी को ज्ञात है कि दोनों भर्तियां आपकी जो 68,500 का लगभग 4 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं और 69,000 की बात की जाए तो 2 वर्ष ये भर्ती संपन्न हो चुकी है। ऑफिशियल तौर पर, कार्यालयी तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों भर्तियां संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन भर्तियां भले ही संपन्न हो चुकी हैं लेकिन इनके विवाद अभी तक खत्म नहीं हुए। आए दिन कोई ना कोई विवाद इनसे जो है संबंधित होता रहता है। वर्तमान सरकार की दोनों भर्तियां कराई हुई हैं, इनके कार्यकाल में कराई गई हैं। सरकार भले ही कितने क्लेम दे, कितने ही दावा क्यों ना करे कि हमारी भर्तियां जो है पारदर्शिता से संपन्न कराई गई हैं, इतनी पारदर्शिता से किसी भी अन्य सरकार ने कोई भी भर्ती इतनी पारदर्शिता से नहीं कराई है। अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए और अभ्यर्थियों की मानी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है स्कैम इन्हीं 2 भर्तियों में उजागर हुआ है। 68,500 की बात की जाए तो आए दिन कॉपियों को लेके या तो जो है कॉपियाँ गायब कर दी जाती हैं, किसी के नंबर किसी की कॉपी में, इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। परिणाम में किसी प्रकार की धांधली से बचने के लिए ओएमआर सीट पर परीक्षा कराई जाने लगी है। ओएमआर का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है, लेकिन इसके बावजूद परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को कम नंबर मिलना पूरे परिणाम पर सवाल खड़ा करता है। इसमें सीधे तौर पर कंप्यूटर एजेंसी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की परीक्षाओं पर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी। अभ्यर्थी मूल्यांकन पर सवाल उठाने लगे थे। 31 अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा सही साबित हो गया। अंकिता वर्मा के 122 की जगह 22 नंबर मिलने की पुष्टि हुई। 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए पास होने का खुलासा हुआ था। सरकार अपनी भर्तियों को लेके अपनी जो है इन रिक्तियों को भरने के लिए, इन पदों को भरने के लिए कितना भी दावा क्यों न करे शुचिता और पारदर्शिता का, निष्पक्षता का, लेकिन परिणाम जो है इनके अखबारों में निकलते और जिन अभ्यर्थियों ने इनका एग्जाम दिया है उनको इनकी हकीकत पता है कि इन भर्तियों में किस प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ जो है खिलवाड़ किया गया, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। 68,500 की बात की जाए तो इसका एग्जाम किसी और जो है क्वालिफाइंग मार्क्स पर करवाया गया और रिजल्ट किसी और पर दिया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक विशेष वर्ग की बात की जाए, ओबीसी जो है एक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें मूल विज्ञापन में ही जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं दिया गया। 68,569 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां उजागर। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं में गलत मूल्यांकन में घिर चुका है। प्रत्यावेदन लेकर लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें करीब 4,500 अभ्यर्थी फिर से मूल्यांकन में क्वालिफाई किए। साथ ही साथ कार्यालय ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित करने में गड़बड़ी की। 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हो चुकी है, जो इन दिनों न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें किसी अभ्यर्थी का जिला आवंटन व नियुक्ति नहीं हो सकी। जिस परीक्षा संस्था पर इतने सवाल खड़े हो चुके हैं, इतनी बार जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, इसके बावजूद भी बार बार उसी परीक्षा संस्था से परीक्षा संपन्न कराना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ही है। जब 68,569 जो है शिक्षक भर्तियां हुई उसमें एक व्यापक स्तर से गड़बड़ियां सामने आईं। इसके बावजूद भी एडेड जूनियर भर्ती का फिर से परिणाम जारी हो रहा है, क्योंकि इसको लेके जो शिकायत की गई थी कि परिणाम में एक व्यापक स्तर पर धांधली की गई है वो सही साबित हुई। अब फिर से सरकार इसका जो है पुनर्मूल्यांकन कराने जा रही है। शिकायतें सही मिली, परीक्षा परिणाम का अब किया जाएगा पुनर्मूल्यांकन। 571 शिकायतों में 132 शिकायतें सही, संशोधित परिणाम होगा जारी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी करने में गड़बड़ी की शिकायतें सही मिली हैं। शासन ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा परिणाम का फिर से मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा संस्था के सचिव को भर्ती परिणाम का पुनर्मूल्यांकन करके संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है।
अब इन सभी चीज़ों को देख के एक चीज़ लगती है कि सरकार और शासन खुद नहीं चाहता है कि जो है इस नकल पर और जो गड़बड़ियां होती हैं उन पर विराम लगे। 68,500 जो भर्ती हुई थी उसमें भी इसी तरह की गड़बड़ियां, इसी तरह के जो घोटाले, स्कैम हुआ था। जो जब शिकायत की गई इसको लेके, जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी हैं, वो न्यायालय गए, तब सिर्फ इतना रिजल्ट निकल के आया कि उन जिन अभ्यर्थियों को इससे ऑब्जेक्शन था, इस परिणाम से जो है दिक्कत थी, उनका जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन लेके उनका पुनर्मूल्यांकन कराया गया। फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि जिसको प्रॉब्लम हो वो अपना पुनर्मूल्यांकन करा ले। तो इससे क्या जो है, जो एक धांधली करी गई है, जो धांधली कराई गई है, क्या उन सभी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इससे तो सिर्फ ये चीज शो हो रही है कि एक तरह से स्कैम पर, धांधली पर व्हाइट वॉश कर देना। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1504 यानी कि 1504 सहायक अध्यापक बाद 390 प्रधान अध्यापकों के पद रिक्त रहे हैं। इन पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर को कराई गई थी और इसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से लेकर शासन तक प्रत्यावेदन दिए कि उन्हें सही अंक नहीं मिले हैं। OMR सीट के मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई है। अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के रूप में OMR सीट की कार्बन कॉपी भी संलग्न की। अफसरों की ओर से जवाब न मिलने पर हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं हुई और कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा। शासन ने इस मामले में 14 अप्रैल को आदेश दिया कि भर्ती परीक्षा की मूल OMR सीट कोठार में रखी गई है। इसके ताले की चाबी तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय के पास है, जो यूपी टेट पेपर में लीक होने के कारण गिरफ्तार हुए थे और जेल में निरुद्ध हैं। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा ने अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का परीक्षण करने के लिए समिति गठित करके कोठार खुलवाने का निर्देश दिया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्रत्यावेदनों के परीक्षण के लिए अंतरिम समिति गठित करके आरोपों की जांच की। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल को जांच रिपोर्ट शासन को भेजी। जांच में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में परिणाम पर 571 शिकायतें मिली, उनका मैनुअल मिलान करके 132 शिकायतें सही पाई गई हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे पत्र में लिखा कि परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और संशोधित परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित कर दिया जाए। मतलब पहले धांधली हो, स्कैम हो, गड़बड़ियां हो, अगर उसके अगेंस्ट कोई जो है न्यायालय में जाए, शिकायत करे, तो उनका फिर से पुनर्मूल्यांकन करवा दीजिए। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इस तरह की कोई जो, इससे क्या होगा, क्या भर्ती पे जांच होगी? क्या जिन अभ्यर्थियों के साथ ये जो है गलत हुआ है उनको न्याय मिलेगा, या फिर जिनके द्वारा ये स्कैम किया गया है, धांधली की गई है, उनको सजा दी जाएगी? बात करेंगे TGT PGT आज से आवेदन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आपके याद से 9/6/2022 ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 9/6 यानी कि आज से ही शुल्क जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022 यानी कि ऑनलाइन आवेदन की करने की जो है अंतिम तिथि 3 जुलाई आपकी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई आपकी 2022। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7 तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हो। किसी भी भर्ती में अप्लाई करने से पहले जरूरी होता है कि उसका जो विज्ञापन निकला है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, उसका निर्देश जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद आवेदन करने चाहिए। पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, अभ्यर्थियों चयन बोर्ड की वेबसाइट जो दी गई www.upscsb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। सेकंड आपका है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे
धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई सूचना के असत्य, गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दिशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि आप आवेदन करने से पहले एक चीज क्लियर कर लें कि आप जिस पद के लिए यानी कि टीजीटी के लिए कर रहे हो तो आपको विषयवार एलिजिबल होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी पात्रता होनी चाहिए। ये चीजें आप पहले सुनिश्चित कर लें। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी कि टीजीटी पर आप एक ही आवेदन कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अधिसूचना संख्या दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र आपको उर्दू में देखने को मिलेगा। यानी कि लैंग्वेज से अगर आप फिल कर रहे हो तो हिंदी का हिंदी में होगा, अगर उर्दू से आपने फिल किया हुआ तो उर्दू की लैंग्वेज में ही आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10% आरक्षण का दिया जाएगा। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा उसी के लिए आरक्षण नियम फॉलो होंगे। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। आवेदन की कोई भी वास्तविक प्रतिलिपि यानी कि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ये मेन पॉइंट है, इसको आपको 19 को ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप फॉर्म पे जो है फिल करें उसको प्रीव्यू देख लें, पूरी चीज़ों को जांच लें, अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आपने डिटेल्स दी हो वो सही होनी चाहिए, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आपको उसमें करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या अन्य कोई संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है एवं इससे अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एग्जाम सेंटर पर आप किसी भी प्रकार की चीटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ ले जाते हो या आप जो है पकड़े जाते हो तो आपका आवेदन तो निरस्त किया ही जाएगा। साथ ही साथ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि आप भविष्य में कोई भी परीक्षा नहीं दे सकते हो। ये जो है पॉइंट हर परीक्षा में दिया जाता है, लेकिन परिणाम क्या निकलता है। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई समाधान हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन के सम्मुख 3 बटन उपलब्ध होंगे। सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं एक अच्छी तरीके से कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो।
फर्स्ट आपको बटन दिया हुआ यूजर इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपका व्यू एडवर्टाइजमेंट, पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। अप्लाई, आवेदन हेतु अप्लाई क्लिक करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपनी जो है प्राइमरी डिटेल्स भरनी होगी, यानी कि अपना नाम, अपना जो है एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने पेरेंट्स का नाम। साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पूरी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप जो होगा फीस का होगा, वो आप अपने डेबिट या एटीएम कार्ड से कर सकते हो। ऑनलाइन करवाओगे तो साइबर कैफे पे जाके आप करवा सकते हो। फॉर्म सबमिट, और जब तीसरा स्टेप होगा तो फाइनल प्रीव्यू करके आप फाइनल पर सबमिट कर सकते हो। अगर यहाँ पर फीस की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज दी गई है। अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क 700 होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया 50 लगेगी। कुल योग 750, जबकि अगर आप जो है साइबर कैफे को कराओगे तो 850 आपसे ले सकते हैं। 100 रुपीज़ ऑलरेडी वो लोग अपने रजिस्ट्रेशन जो है फिल करते हैं उसके लिए लेते हैं। EWS की बात की जाए तो 400 रुपये आपके आवेदन शुल्क लगेंगे। अनपिछड़ा की 700 रुपये है। अनुसूचित जाति की 400, अनुसूचित जनजाति की 200 रुपये शुल्क लगेगी। मतलब जनरल कैटेगरी और OBC की जो आपकी शुल्क है वो सेम रखी गई है, 700 और EW 400 और अनुसूचित जाति की 400, अनुसूचित जनजाति की 200। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। भूतपूर्व सैनिक 1 से 5 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार। महिला कैंडिडेट के लिए 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। विकलांग मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधार पर। ये सारी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो यहाँ पर एग्जांपल दूंगी। जैसे कोई महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो OBC से बिलोंग करती है तो उसके लिए 700 रुपये देने होगा। 1 से 5 यहाँ तक दिया जा रहा है कि आप जिस कैटेगरी में हो और आप 6 से नीचे हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ऊपर के, अगर आप जो है महिला कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल से हो तो 700 रुपये देने होंगे। EWS से हो तो 400 रुपये आपको करने पड़े। अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो 700, अनुसूचित जाति से 400, यानी कि पूरा स्टेप आपको 1 से 5 के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर PS6 की बात की जाए, विकलांग की बात की जाए तो मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान, यानी कि विकलांग है और आप अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से में हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग की अभी फीस आपकी 700 दे रही है तो इसके हाफ आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट दिए गए वो तृतीय चरण में दिए गए। फॉर्म भरते टाइम की आपको किस प्रारूप में अपना फोटो सबमिट करना है, कितना जो है साइज होना चाहिए उसका, और आपका जो आपका साइन है उसका साइज क्या होना चाहिए, आप किस तरह से अपलोड कर सकते हो। प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्मतिथि भरना होगा। इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टि समस्त सूचनाएं दिखाई जाएंगी। इसी फॉर्म पर अभ्यर्थी को उनकी विशेष योग्यता संबंधी आर्ताएं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थायी व्यवहार पता आदि भरना होगा। इसी फॉर्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता संबंधी आर्ताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा तथा स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा हस्ताक्षर आपके 3.5 सेमी और चौड़ा, इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी 1.5 सेंटीमीटर। फॉर्मेट इसका ओनली JPG में ही जो है माना जाएगा। साथ ही साथ जो आपके साइन होंगे और फोटो होगी उसकी साइज आपकी 5 KB से 30 KB के मध्य ही होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी जो फोटो हो वो 5 KB से 30 KB के बीच हो। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। फोटो का आकार जो है 35 mm। फोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, फोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो, चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखाई देने चाहिए।
यानी कि आपके ईयर जो है वो साफ क्लियर दिखाई देने चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, नज़र कैमरे पर सीधी हो, सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आपको डिक्लेयर कर देना है कि आपके द्वारा दी गई पूर्णतः जो डिटेल्स है, सूचना है, वो पूर्णतः सही है। यदि किसी स्थिति में इनको जो है गलत पाया जाता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर टीजीटी पदों की बात की जाए तो 3,539 पदों के सापेक्ष विज्ञापन निकाला गया है। एज की बात की जाए तो आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आप 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी कि आप जिस किसी भी विषय में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप आहार माने जाओगे। इसके लिए अगर वेतन की बात की जाए तो 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7, ग्रेड पे 4600। अब मेन पॉइंट जो आता है वो आता है रिजर्वेशन को लेके किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान्य होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसरित अधिसूचनाओं के अनुसार है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने जाने वाले आरक्षित पदों यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांगजन की गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। अगर यहाँ फ्रीडम फाइटर्स की बात की जाए, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री, विवाहित या अविवाहिता, और पौत्र यानी कि पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र, और विवाहित अथवा अविवाहित पौत्री, पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री, ये सभी वैलिड होंगे। मेन पॉइंट जो है वो आपका 10 नंबर पर है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सबसे बड़ी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसके लिए 2 घंटे देने होंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट की बात की जाए तो एमसीक्यू होंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन से ही काला करना होगा, यानी ब्लैक बॉल पेन आपको ले जाना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अभ्यर्थियों हेतु। सामान्य अनुदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना हो जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र ना हो जिसके एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, परंतु राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। मतलब एक से अधिक शादी करने वाले कैंडिडेट इसमें मान्य नहीं होंगे। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता भी है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो उस पर एक्शन ले सकती है। अगर आप एक सॉलिड रीजन दिखाओगे तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको नियुक्ति देती है या नहीं देती है। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, जिसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होगा। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू होगी। यानी कि आप बालिका विद्यालय के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन संगीत में अगर नेत्रहीन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट होंगे वो बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग या तो आपको बालक का चुनना पड़ेगा या बालिका का यथा स्थान उल्लेखित करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक या बालिका में आवेदन मान्य होगा।
प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा। यानी कि जो आपका अंतिम होगा, अगर आपने एक कर दिया, एक में गलती हो गई, फिर से कर दिया, तो आपका जो अंतिम होगा वही आपका माना जाएगा और जो शेष होंगे उनको निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप जिस कैटेगरी से हो, जिस कास्ट से हो, वो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, प्रारूप भी दिया है। उत्तर प्रदेश से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये प्रारूप रहेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो है विकलांग के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये प्रारूप रहेगा। फ्रीडम फाइटर्स का ये रहेगा। और अगर आप किसी स्पोर्ट का जो है आपके पास सर्टिफिकेट है, आप राज्य स्तर के कोई खिलाड़ी हो, तो उसका प्रारूप, उसका सर्टिफिकेट ये रहेगा। टीजीटी बालक वर्ग के लिए कितनी रिक्त सीट है, कौन से विषय में, उसको देखेंगे। इंग्लिश में जनरल में 275 आपकी रहेंगी, ओबीसी के लिए 156 और एससी के लिए 79, एसटी के लिए 1 रहेगी। टोटल आपकी 511 रहेंगी जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होंगी बालक वर्ग में। हिंदी के लिए आपकी 294 रहेंगी, ओबीसी जनरल के लिए 294 हिंदी सब्जेक्ट की, और ओबीसी के लिए 125, और आपकी जो है एससी के लिए 89, एसटी के लिए 1, टोटल आपकी 509। गणित के लिए 296, 147 ओबीसी की, 65 एससी की और एसटी की 0 रहेगी। टोटल आपकी 508। सामाजिक विज्ञान ये सारी आप देख सकते हो। विज्ञान की बात की जाए तो 285 रहेंगी जनरल की, 135 ओबीसी की, और अगर बालिका वर्ग की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए 36 रहेंगी जनरल में, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 4 और एसटी जो है 0, 4 टोटल आपकी रहेंगी। कुछ इसमें जो फीमेल के लिए कुछ सीटें कम हैं। अगर टीजी के लिए एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बीएड हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड तथा अन्य समकक्ष डिग्रियां मान्य होंगी। अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता बीएड अथवा अन्य समकक्ष डिग्रियां अनिवार्य होंगी। वहीं अगर गणित की बात की जाए तो बीएड अथवा बीएससी गणित, आपका बीएससी जो है वो होना चाहिए मैथ से, और आपके साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। वहीं अगर साइंस कैंडिडेट की बात की जाए तो आपके पास फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के साथ बीएससी, जाहिर सी बात है बीएससी, और बीएड आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे टीजीटी में। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।